कि मोदी जी अब तो कह दो ये पाकिस्तान हमारा है, कि मोदी जी अब तो कह दो ये पाकिस्तान हमारा है, और जिन्ना नेहरू के बंटवारे को हमने नहीं स्वीकारा है। क्या बात। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो युवा जो भूरिश्रवा को दिए गए उस श्राप को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं जिसमें यह कहा गया था कि तुम्हारे क्षेत्र की प्रतिभाएं क्षेत्र में रहकर सम्मान प्राप्त नहीं कर सकती, और ये आज अपने क्षेत्र को ही सम्मान दिलाने में लगे हुए हैं। तो चलिए बिना किसी महती भूमिका के जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं अभिराज पांडे, जिन्हें कि गोपालगंज जिले का बहुसंख्यक समाज कवि बाला बिहारी के नाम से जानता है। हम स्वागत करते हैं कवि बाला बिहारी का द पॉइंट मीडिया के कैमरे पर। नमस्कार। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कविताओं का ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और इसमें कितनी चुनौतियाँ आई। चुनौतियाँ तो बहुत आई हैं, कदम कदम पे चुनौतियाँ आई हैं जी। लेकिन हम उन चुनौतियों को सीढ़ी बना करके जी। चलने का काम किए हैं। और मैं जब 6 साल का था जी। तब एक निरहुआ का गाना आया था, उसी पे मैंने एक कविता लिखा था। उतना ध्यान पे तो नहीं है कि श्रीमान आप लोगों का यदि वोट हम पाएंगे और कोई जन किया नहीं करके दिखाएंगे, रोड कटवा के सारा खेत बनवाएंगे और कोई जन किया नहीं करके दिखाएंगे। क्या बात है। तो जैसा कि आप शुरुआत आपने हास्य व्यंग से की थी। नहीं, वीर रस से किया था मैंने। वीर रस से किया था। हाँ। लेकिन ये कविता मुझे हास्य व्यंग जैसी प्रतीत होती है। हाँ, ये तो कॉमेडी टाइप का था। कॉमेडी टाइप का था। खैर आगे बढ़ते हैं। वीर रस पे लिखना, देशभक्ति की आप कविताएं लिखते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण होता है और कंटेंट या प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? प्रेरणा लोगों से ही मिलती है। समस्याएं देश की देख के जी। प्रेरणा मिलती है। जो खबर हम देखते हैं सुनते हैं उसको देख के प्रेरणा मिलती है और उस तरीके से हम लिखते हैं। और चुनौती तो कदम कदम पे है। इस दुनिया में अगर हम देशभक्ति के पथ पे चल रहे हैं तो ये चुनौतियों से भरा हुआ पथ है। जी। हाँ। ये कहा जाता है कि जलद पटल में छिपा रवि किंतु कब तक रह सकता है, और युग की अवहेलना सूरमा आखिर कब तक सह सकता है। वर्तमान समस्याओं में वो कौन सी सबसे ज़्यादा मुद्दा रहा, कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा रही जिसने आपको इतना उद्वेलित किया, और हाल फिलहाल आपने कोई कविता लिखी उस पर? मैं चाहूँगा 4 पंक्तियाँ हमारे दर्शकों के लिए। अभी तो किसान आंदोलन चल रहा है। जी। अभी 2-3 दिन पहले हमारी ये कविता रिलीज हुई है जी। जिसकी कुछ पंक्तियाँ थी कि चलो आंदोलन में कबाब खिलाएंगे तुम्हें, कि चलो आंदोलन में कबाब खिलाएंगे तुम्हें, और किसान नेता बनने का ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, कि दौलत होगी, शोहरत होगी, इज्जत होगी तुम्हारे आंगन में, वादा पक्का है नवाब बनाएंगे तुम्हें, कि मेरे रुतबे को देखकर ये मत पूछो कि मेरे पीछे कौन है, मेरे से हमसे जुड़ो फिर पर्दे के पीछे का रवाब दिखाएंगे तुम्हें। क्या बात है। किसान आंदोलन की बात चलिए तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अभी हाल फिलहाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने एक महिला पत्रकार के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की। हालांकि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जानना चाहते हैं किसान आंदोलन के पीछे का सच क्या है। खैर इस पर हम कभी विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं बाला बिहारी से। आपकी वो कविता जिसने आपको एक कवि के रूप में स्थापित किया कौन सी थी? राम मंदिर थी। राम मंदिर। हाँ, वो उसी कविता से पहचान मिला हमको, जिसको करोड़ों लोगों ने सुना और सैकड़ों चैनलों पर वो कविता अपलोड हुई थी। जी। तो पहचान हमको राम मंदिर से मिली थी। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए 4 पंक्तियाँ राम मंदिर की। हिंदुस्तान का गौरव हिंदुओं की शान है मंदिर, अयोध्या में जन्मे राम की पहचान है ये मंदिर, 33 कोटि देवी देवताओं का सम्मान है ये मंदिर, योगी और साधु संतों की जान है ये मंदिर, कि जब गोलियां चलाए थे मुलायम तो पूरा देश मौन था, कोई ये तो बता दो कि बाबर किसका कौन था। क्या बात है। किसका मामा किसका भांजा किसका भतीजा था, किसका मौसा किसका साला किसका जीजा था, किसका बेटा किसका दामाद किसका ससुर था, किसका दादा किसका परदादा किसका अब्बा हजूर था। इस प्रश्न का किसी को ना जवाब मिलेगा, ना खान को ना पठान को ना नवाब को मिलेगा। यही कविता थी, फर्स्ट लाइन थी और वायरल हो गई कविता ज़बरदस्त तरीके से। और कवि बाला बिहारी को पहचान इसी कविता से मिली है। और उसके बाद तो हमारी बहुत सारी कविताएं वायरल हुई हैं देश हित में। देश हित की बहुत सारी कविताएं वायरल हुई हैं। 3-4 कविताओं के नाम हम जानना चाहेंगे ताकि जो दर्शक देख रहे हैं अगर सुनना चाहें तो वो जाकर सुन सकें। एक था टाइटल केवल
ममता की बंगाल कहानी, ये कविता हमारे चैनल पर रिलीज है, जी जिसकी फर्स्ट पंक्तियाँ ये थी कि भाइयों हम तो बुझी राख में भी आग लगा देते हैं, अपनी आवाज़ से ही मुर्दों को जगा देते हैं, हमको बुजदिल समझने की भूल मत करना, हम भरतवंशी सीटी बजा के ही शेरनी को पिंजड़े में बुला लेते हैं। क्या बात है। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे, वीर रस की कविताएं आप लिखते हैं और कहीं ना कहीं ये कविताएं वीर रस की जितनी भी होती हैं, हमारे देश के प्रमुख कवि हैं जो भी मंचों पर स्थापित हैं, जा कर के जुड़ जाती हैं देश की सेनाओं से। जी, इससे आप भी सहमत होंगे। तो देश की सेनाओं से जहाँ पर कविताएं जाकर जुड़ जाती हैं और तब उनके सामने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में सत्ता पक्ष आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा बाला बिहारी के लिए जब सत्ता पक्ष उसके विरोध में खड़ा हो और सेना के लिए उसे कुछ लिखना हो। देखिए, अगर सत्ता पक्ष देशभक्त होगा जी। और जो सत्ता के सिंहासन पर बैठा है और वो देशभक्त होगा तो कभी वो विरोध नहीं करेगा, हमारे सैनिकों के विरोध में खड़ा नहीं होगा। जी। हाँ, तो पहली बात ये है कि हमारे सत्ता के सिंहासन पर एक देशभक्त बैठा है और वो हमारे देश के जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। जी। तो हमारे लिए हम लिखते हैं, उन लोगों के लिए लिखते हैं जो वर्षों से शासन किए हैं हिंदुस्तान पर एक तानाशाह की तरह। उन लोगों के लिए हम लिखते हैं, हम अपने सैनिकों के समर्थन में लिखते हैं, हमारे देश के जो जवान हैं उनके लिए लिखते हैं कि कितनी बार सैनिकों ने अपने छाती पे गोलियां खाई हैं, भारत माँ का बेटा होने का फर्ज बखूबी निभाई है, लेकिन इन देश के गद्दारों ने उन सैनिकों पे कभी ना नाज किया, इन पाकिस्तानी दलालों ने उनकी शहादत को बर्बाद किया। क्या बात है। ये वही लोग हैं जो हमारे सैनिकों से उनकी शौर्यता का सबूत मांगते हैं, जो सालों से शासन करते आए हैं हिंदुस्तान पर एक तानाशाह की तरह, जिनके शासनकाल में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की थोक भाव में हत्या होती है। तो कहीं ना कहीं हम मान लें कि बाला बिहारी की कविताएं वर्षों से आ रही सत्ता की लापरवाही विशिष्ट वर्ग के लिए या किसी विशेष वर्ग के लिए प्रेम के प्रति उपजा आक्रोश है। आप सत्ता का अगर सांप्रदायिक प्रेम की बात करते हैं तो हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जी। जो भारत में रहते तो हैं लेकिन भारत माता को ही गालियाँ देते हैं और तिरंगा झंडा तक जला देते हैं और वंदे मातरम तक का पुरजोर विरोध करते हैं। तो उनके लिए मैं लिखता हूँ कि राजनीति के काले स्याही के उन पन्नों को फाड़ दो और राष्ट्रगान का जो अपमान करे उसे जिंदा जमीन में गाड़ दो। कि हराम बोलकर वंदे मातरम को मुस्कुराता है, ऐसा करने के लिए पड़ोसी मुल्क से वो पैसा जो पाता है। कि देशभक्ति के शब्दों में तुम एक देशद्रोही हो, वतन से गद्दारी करके तुम कैसे सुख चैन पाता है। और जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं उनके लिए मैं लिखता हूँ जी। कि वतन के लिए देश हित में आवाज़ उठाई जाएगी, कि वतन के लिए देश हित में आवाज़ उठाई जाएगी, राष्ट्र के लिए सख्त से सख्त कदम उठाई जाएगी और संविधान को बदलना ही क्यों ना पड़े लेकिन हर एक भारतवंशी से वंदे मातरम बुलवाई जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। स्वागत करेंगे हम इस पहल का, हर एक भारतवंशी से वंदे मातरम कहलवाने का। हालांकि आपकी कविताओं के कमेंट सेक्शन में कुछ आलोचक भी आते हैं, कुछ तो आपको बड़े आदरपूर्वक शब्दों से नवाजते हैं, कुछ आपको प्रेम भरे पत्र लिख जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको कितना प्रभावित करती हैं? देखिए, अगर हमारे आलोचक हैं जी तो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, हमारी ताकत है जी। क्योंकि अगर आलोचक नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर वो जुनून नहीं रहेगा जी। अगर हमारा कोई बुरा करता है तभी हमारे अंदर ये जुनून रहता है कि नहीं, हम उसको सही करें और करके ये प्रूफ करें कि जो तुम कहते हो वो नहीं है, जो हम चाहेंगे वो है। तो हम आलोचक जो हमारे हैं उन लोगों के बातों को हम ध्यान पे नहीं लाते हैं। चलिए, परिवार एक बड़ा महत्व रखता है हर व्यक्ति के जीवन में। जहाँ तक कि वायरल होने के या कामयाब होने के बाद तो परिवार सपोर्ट करता ही है, उसके पहले परिवार की क्या प्रतिक्रियाएं थीं आपके इस प्रोफेशन के लिए? हमारा जो परिवार है जी, वो हमेशा से हमारे सपोर्ट में रहा है। जी, हमेशा से हमारा फैमिली हमेशा हमारे साथ है और रहेगा। चलिए, काफ़ी बड़ी बात है कि बचपन में कविताएं लिखते थे, परिवार सपोर्ट करता था और ज़्यादातर युवा जहां आजकल प्रेम की कविताएं लिखते हैं, प्रेम की कविताएं सुनना पसंद करते हैं, ऐसे में प्रेम का क्या स्थान रहा आपके जीवन में और प्रेम को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, प्रेम और मोहब्बत जी हम देश से करते हैं, जी। तो हम जिससे मोहब्बत करेंगे हमारी कलम उसी तरफ चलेगी।
तो हमारी मोहब्बत है भारत माता से, तो हम उस तरफ कलम चलाते हैं। चलिए। और युवाओं के लिए हम लिखते हैं, प्रेम मोहब्बत की भाषा नहीं लिखते, हम युवाओं के लिए ये लिखते हैं कि मैं जवान दिलों के धड़कनों का ख्वाब लिखता हूँ, मैं जवान दिलों के धड़कनों का ख्वाब लिखता हूँ, मैं जालिमों का मक्कारों का सटीक जवाब लिखता हूँ, और संविधान का लिबास छोड़कर जो करते हैं विश्वासघात, उन काले अंग्रेजों के लिए इनकलाब लिखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। काले अंग्रेज़ों के लिए इनकलाब लिखता हूँ, काफ़ी बड़ी बात है और शब्दों में गहराई भी है। हम आपसे जानना चाहते हैं, वर्तमान समाज में कई परिवर्तन आते रहते हैं, कुछ सार्थक होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, कुछ मुद्दे अनावश्यक, जहाँ तक मेरी निजी राय है, ये मेरे चैनल की राय नहीं हो सकती है, कुछ मुद्दे अनावश्यक उठाए जाते हैं, सरकार से मंजूरी दिलवाने के लिए लोग अनावश्यक केस लड़ते हैं। इन सब मुद्दों को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, अनावश्यक मतलब समाज विरोधी तत्व। जी। तो अनावश्यक मतलब जिसकी समाज को अभी आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं उन्हें समाज विरोधी कहना नहीं पसंद करता। तो अगर आप सत्ता की बात करें, जो जी। सरकार को हमेशा उलझाना चाहता है, जी, तो हमारे देश के लिए उचित नहीं है, और हम उसको देशभक्त नहीं कहेंगे। और आपको पता होगा कि वो कौन सी ऐसी पार्टी है जो आज 6-7 साल से लगभग, जब से मोदी जी की सरकार है, जो हमेशा मोदी जी के सत्ता पे दाग लगाने के लिए और भारत को पूरे दुनिया में बदनाम करने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपनाती है, तो ये उचित नहीं है। और मैं तो अपने कविता में भी बोलता हूँ कि भारत सरकार को इस पे ध्यान ना देके देश के समस्याओं पे, देश के प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, और इन लोगों को साइड में रखना चाहिए। जो भी होता है इसको साइड में करके अपना काम करना चाहिए। आपकी कविताएं जेएनयू के छात्रों तक पहुंची, उन्होंने उस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया भी की है। जेएनयू में कुछ मुद्दे उठते रहते हैं, जैसे एक मुद्दा उन्होंने उठाया था फ्री स्मूच का पब्लिक में, और काफ़ी संस्कृति को तो उन्होंने मतलब अपनाने से इनकार ही कर दिया है। जहाँ महिषासुर की पूजा और कई मूर्तियों पर भगवा जलेगा, ऐसा लिखा जाता है जेएनयू में। मैं ये किसी छात्र विशेष या दल विशेष की बात नहीं करता। यदि किसी संस्थान के अंदर ये होता है तो मैं पूरे संस्थान को इसके लिए जिम्मेवार मानता हूँ। तो आपकी नज़र में जेएनयू के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ पंक्तियाँ अगर आपने जेएनयू के लिए लिखी हूँ तो मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करें। कभी जेएनयू में जिन्ना की तस्वीर लगती थी, जी, मालूम है आपको? जी बिल्कुल। और उस पर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, कंट्रोवर्सी थी। हाँ। तो उस पर हमने एक कविता लिखा था जिन्ना पे, जी, कि जिन्ना जैसे मक्कार का काला पाना मत खोलो, और बिस्मिल भगत आजाद के साथ जाहिल जिन्ना को मत तोलो। ना को चना चबवा दो जो हिंद में रहकर आघात करे, और गर्दन उड़ा दो पिल्लो की जो जिन्ना की बात करे। क्या बात है, क्या बात है। मैं पीयूष मिश्रा की 2 पंक्तियाँ कोट करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि ओ रे बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदुस्तान, देखते कि देश सारा है टसन में थ्रिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो कुछ ऐसा ही नहीं प्रिवेंट किया जा रहा जेएनयू के रोल मॉडलों के द्वारा, आइकॉन जो बनते हैं वहाँ पे, वो प्रिवेंट, क्या कुछ ऐसा ही नहीं करना चाहते? देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जी, ये बोलने वाला देशभक्त होगा, जी। लेकिन वो लोग तो बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। नहीं, तो ये दूसरी लाइन आपने शायद सुनी नहीं, कि देखते कि देश सारा है टसन में थ्रिल में है। देखिए, इस मैटर में जेएनयू में आपको पता है कि किस तरीके के लोग हैं। बिल्कुल मुझे पता है। आपको पता होगा कि जेएनयू में शिक्षा नहीं दी जाती है, जी, वहाँ पे शिक्षा नहीं है दी जाती है, और हम तो कहेंगे कि जेएनयू का नाम ही चेंज हो जाए। इसके लिए तो योगी जी से संपर्क करना पड़ेगा आपको। और उसमें जो देश विरोधी, देखिए जो वहाँ पे स्टूडेंट हैं, जी, जो विद्यार्थी हैं, जी, उनके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इसलिए वो करते हैं। जी। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर वो कौन से ऐसे लोग हैं जो देश के बच्चों के भविष्य को के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके भविष्य को एक गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और छातियाँ ठोक कर लोग कह रहे थे कि चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हो रही है। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे किसी ने लगाए थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हो रही है। क्या आपको क्या लगता है, चार्जशीट का फाइल नहीं हो पाना सरकार की नाकामी थी? और यदि सरकार की नाकामी थी तो किसकी?
केंद्र या राज्य सरकार की? देखिए, चार्जशीट फाइल ना होना जी। ये प्रशासन की नाकामी है। शायद प्रशासन इसमें नाकाम रही और वो सही ढंग से उस चीज़ का जांच नहीं कर सकी और जो उसमें गुनाहगार है उसको नहीं पकड़ पाई, तो इसमें प्रशासन की ही नाकामी है। चलिए, एक जेएनयू की काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, लेकिन आखिरी बार जेएनयू का उल्लेख कर रहा हूँ। जेएनयू के एक पूर्व नेता, उनके पिता ने उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं कि देश विरोधियों से वो फंडिंग होती थी उनकी। तो इसे आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, एक पिता अपने बच्चों पे कभी गलत आरोप नहीं लगा सकता है। जी। अगर वो बोल रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं, लोगों से फंडिंग ले रही हैं, आतंकवादी कंट्री से, हमारे देश के दुश्मनों से फंडिंग ले रही हैं, तो वो गलत नहीं बोल सकते हैं। मैं तो अपने कविता में भी बोलता हूँ कि हराम बोलकर वंदे मातरम को ये मुस्कुराते हैं। ये लोग भी तो बोलते ही हैं ना। जी। बिल्कुल बोलता है। शाहीन बाग में भी तो आगे थे कि नहीं? तो मैं तो लिखता हूँ कि हराम बोलकर वंदे मातरम को ये मुस्कुराते हैं। ऐसा करने के लिए पड़ोसी मुल्क से पैसा जुटाते हैं कि देशभक्ति के शब्दों में तुम एक देशद्रोही हो, वतन से गद्दारी करके तुम कैसे सुख चैन पाते हो। क्या बात है। मैं अगले सवाल के दौरान आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी कविताएं लिखी होंगी, करीब 100-150 प्रोजेक्ट हैं आपके यूट्यूब पे। तो इनमें से कौन सी कविता थी जो आपके दिल के बेहद करीब है? हाँ, 4 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। हमारे दिल के बेहद करीब तो राम मंदिर आपको सुनाए थे, पहचान हमको उससे मिली। जी। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने 2 लाइन ऐसे लिखा है जो हिंदुस्तान के इतिहास में कोई कवि और लेखक नहीं लिखा है, स्वागत करता जिसको मैंने लिखने का प्रयास किया है। जी। और उस कविता की लाइन है कि मोदी जी अब तो कह दो ये पाकिस्तान हमारा है, कि मोदी जी अब तो कह दो ये पाकिस्तान हमारा है, और जिन्ना नेहरू के बंटवारे को हमने नहीं स्वीकारा है। क्या बात। कि खुली छूट दे दो सेना को, युद्ध की घोषणा कर दो पाकिस्तान से, और कन्याकुमारी की सड़कों को सीधे जोड़ दो बलूचिस्तान से। क्या बात। कि रोज रोज के छद्म युद्ध का अंत दिखा दो हैवान को, और महाभारत का शंख बजा दो, दुनिया से मिटा दो पाकिस्तान को। क्या बात है। हालांकि ये कवि के भावों का उद्गार है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हम जानना चाहते हैं आपके निजी जीवन में आपकी शिक्षा दीक्षा क्या रही, और शिक्षा के अलावा कविता लिखना और उसके अलावा कोई और शिक्षेतर कार्य जिसमें आपने महारत हासिल की हो या रुचि हो आपकी, और जीवन में आप कौन सा मुकाम ऐसा है जो हासिल करना चाहते हैं? देखिए, मैं एक तबला वादक भी रहा हूँ। काफ़ी अच्छी बात है। हाँ, और हमारे यूपी बिहार के अखबारों में ये हेडलाइंस में छपता था, दैनिक जागरण हुआ या फिर प्रभात खबर हुआ। तो मैं उस समय बहुत छोटा था, तो न्यूज़पेपर में आता था और हेडलाइंस पे लिखा जाता था कि तबले पे थिरकती है बाला की उंगलियां, और जाकिर हुसैन बनना चाहता है अमवा का बाला। तो चूँकि बहुत बड़े तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, तो उनसे ये करके आती थी। तो हम तबला वादक भी हैं और कवि तो हम बचपन से ही हैं। जब 6 साल के थे तब से कविता लिखना ये सब है, और देशभक्ति दिल में है, और कलम से गद्दारी नहीं होगी, और देश हित में कविता निरंतर जारी रहेगी। जारी रहेगी। बनना क्या चाहता है जीवन में, लक्ष्य क्या रहेगा आपका? हम तो इसी दुनिया में हैं, कवि हैं जी। और बाकी हमारे श्रोता हैं जो हमको बना दें, ये हमारे श्रोताओं पे डिपेंड करता है। सफ़र की हद है वहाँ जहाँ बाकी कुछ निशान रहे, चलो वहाँ तक चलें जहाँ तक आसमान रहे। हम धन्यवाद करते हैं कवि बाला बिहारी का हमारे चैनल पर आने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं अपने तमाम उन दर्शकों का जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ और उनका प्यार मिल रहा है लगातार हमें। हम धन्यवाद करते हैं हमसे जुड़ने वाले नए दर्शकों का। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही रचनाकारों को, ऐसे ही साहित्यकारों को, और ऐसे ही हर क्षेत्र के धुरंधरों को जो अपनी कम उम्र में ही मेहनत और लगन से दूर कर रहे हैं अपने समाज से उपलब्धि का नाम। उनका नाम फैल रहा है दुनिया में चारों ओर। आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो अपने दुश्मनों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप अकेले परेशान नहीं हो सकते। बाकी हम धन्यवाद करते हैं आपका। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।